नमस्कार, जय जगन्नाथ एवरीवन। वेलकम टू द चैनल केसी पंडा फिजिक्स। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि मैं बोला था, एक 11th का टॉपिक हम लेंगे और उसके बाद एक 12th का लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम कवर करेंगे सारा सिलेबस। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो क्लास है ये मेरा पीजीटी का है, जैसे कि आप देख चुके होंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये मेरे पीजीटी का ये क्लास हो रहा है। पिछले क्लास में हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट 11th का, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया। यूनिट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट का खत्म, मेजरमेंट्स का खत्म हो गया है। ठीक है, ओके। और इसका इस हिसाब से होगा, एक 11th का एक 12th होगा। और इसका सारा कुछ क्वेश्चन, जितने भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी प्लेलिस्ट इस वीडियो में दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल केसी पंडा फिजिक्स के चैनल में, और वहां पर ये देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। ओके, चलिए शुरू करते हैं इसका। तो पहले सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आप सब +2 में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन भूल गए। ठीक है, थोड़ा हम कवर करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही फेवरेट है सबका। ओके, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, उसके बाद फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे एंड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फोर्स गया, उसके बाद फील्ड आएगा, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, जो कि लाइंस ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल में क्या है, इक्वेटोरियल में क्या है, वो भी पढ़ लेंगे। उसके बाद टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर क्रॉस एफ, टाउ जो टॉर्क होता है। ठीक है, एंगुलर में। चलिए उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद उसका एप्लीकेशन टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट, ये सब एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, स्पेरिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे और सॉलिड स्फीयर के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा पीजीटी का। ठीक है, और जो भी एग्जाम आप जाए यही है सिलेबस। ठीक है, 12th का फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है ये। चलिए देरी नहीं करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, सिलेबस वाइज होगा ये पूरा डिस्कशन, सिलेबस वाइज होगा। ठीक है, जो भी जितना भी सिलेबस है उतना ही पढ़ाया जाएगा। चलिए मैं बोल देता हूं, यहां पर मैं प्रॉब्लम नहीं करूंगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप थ्योरी देख लेना, उसके बाद प्रॉब्लम अब कहां पर करेंगे। देखिए चैनल पे तो है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, चैनल पे है, यहां पर आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं प्रिफर करता हूं, यहां पर ज्यादा या नहीं है, आप डायरेक्ट किसी भी बुक उठाइए। ठीक है, किसी भी बुक उठाइए और उसी बुक से आप करिए। किसी भी बुक आप प्रिफर कर सकते हैं, वो बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, चैनल से देख सकते हैं क्वेश्चन जितना भी है, लेकिन आप बुक प्रिफर करिए, बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, थ्योरी एक बार देख लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए। और इसका पीपीटी कहां पर है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं। ठीक है, क्लास पहले कर लीजिए अच्छे से, जो यहाँ पर जो बनेगा पीपीटी मैं वहां पर डाल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, देख लिया हम सिलेबस, चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो सिलेबस में है वो क्या है,
मेरे दोस्तों क्या है वो, पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये हमारा सिलेबस में, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कितना चार्ज है, मेनली हमको पता है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव, ऑलराइट, दो चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हमारा दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये जो चार्ज होता है ना, ये जो चार्ज, चार्ज का मतलब ये क्या है, चार्ज ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, ओके, ये एक प्रॉपर्टी है चार्ज जो है। तो ये डिसाइड करता है कि कितना फोर्स लगेगा, कहाँ पर क्या लगेगा, वो सारा कुछ ही चार्ज डिसाइड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा अट्रैक्ट करेगा, दो पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, जो भी है। ये चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सही बात, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा दो है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये तो सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे को, मैं जानता हूं आपको सब पता है, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं प्लस 2 में, तो हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और थोड़ा रिकल करेंगे और सिस्टमेटिक वे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हमको, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दो चार्ज हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा दो, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्ज क्या होते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज हमारा रिपेल करते हैं, ऑलराइट। देन अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ओके, ठीक है, हो गया इतना ही, ठीक है। हमारा लाइक चार्ज क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, लाइक चार्ज मतलब नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और आपका हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, ये, और ये इसका एग्जांपल क्या है, आपका पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ऑनलाइन चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, खत्म। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में इतना ही जानिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारा सिलेबस में है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड सिलेबस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड हमारा सिलेबस में है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सिलेबस पहले देखिए अच्छे से, ठीक है, क्या दिया है उधर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है, चार्ज कैन, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पढ़े हैं क्या, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस हिसाब से चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ओके। इट कैन ओनली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, ठीक है। देखिए जिनको यहाँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा स्लो होगा, तो आप 1.5x तो और देख सकते हैं, तो अगर 2x स्पीड में आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा स्लो लगेगा आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक बॉडी में, ठीक है, क्या चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम है, सबको पता है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूनिट क्या है चार्ज का, कूलम, ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, ठीक है। इसको ऐसे कैपिटल सी में लिखते हैं, ठीक है। चल ऐसा ही है, सीजीएस है, ठीक है। आप कूलम सिर्फ चलिए इतना ही चल जाएगा आपका, 4 कूलम, आप कूलम, बहुत सारा चीजें। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 1 कूलम है और एक 2 कूलम है एक बॉडी में, ठीक है।
तो एक सिस्टम में मान लेते हैं, एक सिस्टम में यहाँ पर इतना है, ठीक है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, ऐसे टोटल इसका चार्ज कितना हो गया 3, ये हो गया 2, ये आपका हो गया 2, ये इसका 3, इसका 3 2 5 1 6 कूलम है, ठीक है। एक सिस्टम है, एक सिस्टम। अगर दूसरा सिस्टम को ये ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक और एक सिस्टम है और इस सिस्टम में ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर ये ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर अगर 6 कूलम है ना, तो वहां पर भी 6 कूलम होगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक 3 कूलम आ गया, ठीक है, और एक 1 कूलम आ गया, 3 कूलम आ गया और एक 1 कूलम आ गया, तो 3 1 ये कितना हो गया 4 और एक 2 कूलम आएगा। नहीं तो मान लेते हैं एक आ गया आपका 2 कूलम, एक 2 कूलम आ गया और एक भी 2 कूलम आएगा, टोटल यहाँ पर 6 कूलम चार्ज होगा, ठीक है, दूसरा सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पर जितना है वहां पर इतना रहेगा, यह है कंजर्वेशन, कुछ नहीं जाएगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज इन दैट आइसोलेटेड सिस्टम, मान लेते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड, तो टोटल चार्ज ये कंजर्व रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 6 कूलम है तो यहाँ पर 6 कूलम होगा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमारा सिलेबस में है आपका कूलम्स लॉ, डायरेक्ट आपका आ गया कूलम्स लॉ। लेकिन यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जो भी जो हमेशा हमारा यूज में आता है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, ये क्या है, देखिए मान लेते हैं एक बॉडी है हमारा, ठीक है, ये एक बॉडी है, एक बॉडी, मैं बोलूंगा इसमें कितना चार्ज है, ठीक है, कितना चार्ज है, चार्ज कितना है इसमें, चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, इसके इस बॉडी में चार्ज कितना है, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 5 है, 4 है, ठीक है। किसी का एक चार्ज का कुछ होगा तो उसके साथ कंपेयर करके बोलेंगे, आप बोलेंगे इसका हाइट कितना है, तो आप बोल सकते हैं उसका हाइट इतना है तो उस हिसाब से इसका हाइट इतना है, ठीक है, आप कंपेयर करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा ना, जो भी यहाँ पर हम बोलेंगे एक बेसिक यूनिट के हिसाब से बोलेंगे, जो बेसिक यूनिट हम लेंगे, जो बेसिक यूनिट लेंगे, बेसिक यूनिट वो है इलेक्ट्रॉन, कौन है, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम लेते हैं कैलकुलेशन में। मतलब क्या है, अगर मैं इसका बोलूंगा ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका चार्ज कितना है, अगर मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना उतना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बेस हिसाब से बोलेंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज हिसाब से मान लेते हैं, मैं बोलूंगा यहाँ पर एक क्या मतलब घर बना हुआ है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किससे बना होगा, इससे ईटा, ठीक है, तो ब्रिक से बना हुआ है पूरा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कितना ब्रिक से बना है, आप बोलेंगे ये 5000 ब्रिक से बना है, ठीक है, 5000 ब्रिक्स, मतलब क्या, ब्रिक्स को हम बेसिक लिए, ब्रिक्स के अंदर फिर भी है ना, कुछ भी है ना, तो वहां पर मिट्टी है जो भी है, लेकिन बेसिक यूनिट इसको लेते हैं, ब्रिक्स को। उस हिसाब से यहाँ पर मैं बोलूंगा एक बॉडी में कितना चार्ज है, आप बेसिक यूनिट लेंगे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर हम बोलेंगे ये इसका 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मैं बोलूंगा और एक बॉडी, मैं बोलूंगा ये एक बॉडी है, इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, आप बोलेंगे 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना उतना, ठीक है। तो हमारा मन में एक सवाल आता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्यों लेते हैं बेसिक यूनिट, इलेक्ट्रॉन क्यों, इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि आंसर क्या है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन क्यों, क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये इसके इससे और छोटा चार्ज नहीं है एग्जिस्ट है, लेकिन इससे छोटा एग्जिस्ट है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट, क्या ये स्मॉलेस्ट है, नो, इससे भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन इसको क्यों लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट एंड इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट, ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है,
ठीक है, ये हमको अकेला मिल सकता है, इसलिए इसके मल्टीपुल हम चार्ज लेते हैं। ठीक है, इसको हम मतलब क्या बेस लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज को। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी बॉडी होगा उसको हम बोलेंगे इतना चार्ज, इतना गुना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उस बॉडी का। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल दिया। यहाँ पर एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ठीक है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। तो Q क्या है, किसी भी बॉडी का चार्ज, किसी का भी चार्ज कितना है, n गुना, मतलब n टाइम्स। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये है एक इंटीजर, ये है कि इंटीजर जिसका वैल्यू क्या है, वैल्यू 1 1, 0 1 2 3, -1 आ सकता है, -2 ऐसे आ सकता है। लेकिन ये क्या होगा, ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता, इस हिसाब से होगा। 1.5 इस हिसाब से नहीं हो सकता, 3.5 ऐसे नहीं हो सकता, 3.5 इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे नहीं, 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, इस हिसाब से हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इतना है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट में थोड़ा मैं बोल देता हूं, पढ़ रहे हैं कि टॉपिक, तो चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज मेनली 3 तरीके से होता है। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोल देता हूं, यहां पर सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, सिर्फ लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, पहले एक कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन। दूसरा है हमारा इंडक्शन, ओके, दूसरा है हमारा इंडक्शन, और थर्ड है हमारा फ्रिक्शन। सबको पता है ये क्या है, फ्रिक्शन, जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी से हम रब करते हैं, जैसे हमारा पेन लिए और हमारा हेयर में, ठीक है, जब छोटे थे ये कर रहे थे ना हम लोग। ठीक है, पेन लेते हैं और हेयर में रब करते हैं और एक कागज में के पास में हम उसको लेते हैं और लग जाता है। क्यों, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ये है फ्रिक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, ये टच होता है। ठीक है, यहाँ पर हम किसी के बॉडी, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी में अगर टच करते हैं तो टच कंडक्ट हो जाते हैं चार्ज। ठीक है, कंडक्शन होता है। लेकिन ये इसमें हम विदाउट टचिंग, ठीक है, इंडक्शन में विदाउट टचिंग, टच नहीं करते। ठीक है, एक बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को, ऐसे एक बॉडी अगर होगा, ये मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, ये इसको और एक बॉडी के पास हम ले आए। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा ना, इसका पॉजिटिव इससे पास में चला आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चला जाएगा, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको अर्थिंग कर लेंगे, यहाँ ये पॉजिटिव ले आ गया। ठीक है, इस हिसाब से हम, ये टच नहीं हुआ है। ठीक है, विदाउट टचिंग, टच नहीं हुआ है, फिर भी चार्ज ट्रांसफर हो गया। और यहाँ पर मतलब टच करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और फ्रिक्शन तो मतलब उसको घिस के, उसको रब करके हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हमारा सिलेबस में आ गया कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ऑलराइट, कूलम्स लॉ आ गया। ठीक है, ठीक है, कूलम्स लॉ सबको पता है, कूलम्स लॉ। ठीक है, ये पहले पॉइंट चार्ज के वजह से होता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ कूलम्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब क्या, अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट चार्ज है, और उनका बीच का डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, और इसका चार्ज Q1 है, ये चार्ज है Q2, उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये इसके ऊपर कितना फोर्स डालेगा, और ये इसके ऊपर कितना फोर्स पकाएगा, कितना फोर्स डालेगा, ये कितना हो जाएगा आपका के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है आपका कूलम्स लॉ। ठीक है, ये है आपका कूलम्स लॉ। तो यार के का वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू ये है आपका कूलम्स लॉ हो गया। ऑलराइट, तो
यहाँ पर k का वैल्यू कितना होता है, स्मॉल लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। और इसका यूनिट कितना होगा, इसका यूनिट कितना होगा, देखिए ये है एफ है तो न्यूटन आ गया। k को अगर इधर रखेंगे और सबको इधर ले जाएंगे, ठीक है, न्यूटन, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ये क्यू का कूलम, तो कूलम स्क्वायर, ठीक है। k का वैल्यू इतना है, ये है आपका कूलम्स लॉ। ऑलराइट, और यहाँ पर और एक बात मैं बोल देता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो क्या है, और उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए ये जो एप्सिलॉन लिखा है ना, तो ये जो कूलम्स लॉ है ये फॉर एयर है, फॉर एयर, ठीक है। कूलम्स लॉ अगर ये मतलब ये चार्ज को हम अगर एयर में रखेंगे, ठीक है, एयर और वैक्यूम में अगर रखेंगे और Q1 Q2 होगा और उसका बीच का डिस्टेंस R होगा, तो क्या कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स इतना होगा। सही बात। अगर किसी भी मीडियम में हम रखेंगे, किसी भी मीडियम में रखेंगे, ठीक है, मीडियम में रखेंगे तो कूलम्स लॉ क्या होगा, देखिए F = K आपका Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, वही होगा। लेकिन इसी K का वैल्यू कितना होगा आप पता है, K का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट सिर्फ किसके लिए, एयर के लिए, ठीक है, एप्सिलॉन होगा। ये K के वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। अच्छे से लिख लेता हूँ एप्सिलॉन। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या सर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट किधर होगा, वो बात नहीं। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, ठीक है, ये है कैपिटल के। यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ये है स्मॉल के, ठीक है। इसके यहाँ पर जो के लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन के प्लेस में हम के लिखेंगे। और यही के जो हो ना, ये जो के है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये है, ठीक है। ये है कैपिटल के, ये कैपिटल के, ये है स्मॉल के। तो F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो होता है, और इस K का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पाई कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर भी K का वैल्यू सेम होता है। लेकिन देखिए मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन हो गया, ठीक है, एप्सिलॉन के प्लेस में हम K एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई K कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा है, ठीक है, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो K का वैल्यू, ठीक है, 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट, और K का वैल्यू इधर 1 है, ठीक है, फॉर एयर कैपिटल के वैल्यू 1। तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आया है, K यहाँ पर 1 हो गया है। समझ में आ गया, ये ऐसे में एक कार खींच देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ये सारा कुछ, ठीक है। चलिए इस जो स्मॉल के है इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9 यहाँ पर, और ये जो के है, ये जो के है यहाँ पर नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पर ये के लगता है, ठीक है। चलिए थोड़ा जान लेते हैं ये कहाँ पर ये सब मतलब कूलम्स लॉ कहाँ पर वैलिड है, ये थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। पहला एक पॉइंट ये कहाँ पर वैलिड है, ये पॉइंट चार्ज में एक्ट करता है, ठीक है। कहाँ पर आता है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ऑलराइट, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। दूसरा क्या होता है, ये कि वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस। मतलब क्या, स्टेशनरी चार्जेस मतलब क्या, मतलब स्टैटिक में होगा, चार्ज अगर मूव कर रहा होगा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, मतलब चार्ज सारा कुछ रेस्ट में होगा, उसी कंडीशन में ये सब हो सकता है। और ये हमारा फोर्स जो होता है ना, कूलम्स फोर्स, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब जो F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस फोर्स इज ए
कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या? कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या? ओनली डिपेंड अपॉन कंजर्वेटिव ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये पाथ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। पाथ जो भी हो कोई बात नहीं, ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एक चार्ज है, इधर दूसरा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, ये इसके ऊपर कितना फोर्स डालेगा? मान लेते हैं ये है F1 F21, मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। समझ में आया? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12, ठीक है। ये फोर्स है। तो हमको यहाँ पर पता है F21 इज इक्वल टू F12, अगर वेक्टर में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ F12, मतलब इसी डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैं एप्सिलॉन लिख रहा था, ठीक है, जो एप्सिलॉन लिख रहा था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square for medium for any medium, ठीक है। तो ये कितना है? ये जो एप्सिलॉन है, ये इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, समझ में आ गया। और फॉर एयर कितना होता है और एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन क्या हो जाता है? के इंटू एप्सिलॉन नॉट, सही बात, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। फॉर एयर के लिए के का वैल्यू 1 हो जाता है, सो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, समझ में आ गया। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 10⁻⁻12, ये हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया? ये सारा कुछ आपको याद रखना है। ये खत्म हो गया आपका कूलम्स लॉ, इतना सा ही है, ठीक है। कूलम्स लॉ इतना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ in vector form। वेक्टोरियली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होता है? मान लेते हैं यहाँ पर जो चार्ज है Q1, ठीक है, Q1, और यहाँ पर एक चार्ज है Q2, सही बात, और उसका बीच का डिस्टेंस है आपका R, ये तो हमको पता है, ठीक है। अगर ये R1 वेक्टर में, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम दिखेंगे, हमको वेक्टर पढ़े हैं ना, वहां पर पोजीशन वेक्टर अगर यहाँ पर हम इसको R1 ले और इसको R2 ले, ठीक है, तो हमका R कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, जो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी फोर्स को अगर हम लेंगे तो उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसे सब लिखिए, मान लेते हैं हम लिखेंगे F21 फोर्स ऑन टू F21। तो इसका मतलब क्या है? F21 का मतलब क्या है? F21 का मतलब है, F21 मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, सही बात। डायरेक्शन अगर इस तरफ होगा, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो क्या होगा? R1 प्लस R वेक्टोरियल, ये ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। तो R कितना हो जाएगा आपका? R2 माइनस R1। तो इस हिसाब से हम अगर लिखेंगे फोर्स, कूलम्स लॉ लिखेंगे, F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q2 और ड्यू टू Q1 आप लिख सकते हैं, आपका आ गया K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू कितना है? R का है R2 माइनस R1,
का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद उसके डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, तो वही r2 माइनस r1 का क्या लिखेंगे, r2 माइनस r1 का कैप लिखेंगे, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर हम इसको कैप को हटा देंगे, मतलब हमको पता है r कैप इज इक्वल टू आपका होता है r डिवाइडेड बाई r का मॉड, ठीक है। तो इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, अगर इसको हटा देंगे कैप हटा देंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा और एक r आ जाएगा, तो r2 माइनस r1 का Q हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। सिंपल ये वेक्टर आ जाएगा, यही है कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म, ठीक है, F21। और ये माइनस ऑफ F12 भी हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए हो गया। उसके बाद कूलम्स लॉ ये हो गया, उसका कूलम्स लॉ हो गया और उसका वेक्टर फॉर्म हो गया। चलिए उसके बाद लिखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या लिखते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या, जो हमारा सिलेबस में है लिखा है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, यहाँ पर चार्ज है Q3, ऑलराइट। जो भी जितना भी चार्ज है, ठीक है, अगर हम F नेट निकालेंगे, ठीक है, तो और एक चार्ज है Q4, ठीक है। अगर F नेट लिखेंगे इसके ऊपर कितने चार्ज है, Q1 के ऊपर F1, ठीक है, F1 ड्यू टू F1 नेट लिख सकते हैं इसे, ठीक है। मतलब F के ऊपर F1 Q1 के ऊपर कितना चार्ज कितना फोर्स आगे आएगा, तो Q1 के वजह से जितना Q2 के वजह से Q3 के वजह से Q4 के वजह से सारा कुछ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, वेक्टोरियली ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा F12 प्लस मतलब F फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 प्लस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4, और जो भी आएगा वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगा, सुपरपोजिशन मतलब सिर्फ वेक्टोरियली ऐड होगा, ठीक है, वेक्टोरियली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये है सुपरपोजिशन, ठीक है। कोई भी एक होगा आपका अगर एक ट्रायंगल दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर एक चार्ज होगा Q1, यहाँ पर होगा Q2, यहाँ पर होगा Q3, तो आपको पूछेगा Q2 के वजह से कितना यहाँ पर फोर्स है, तो इस हिसाब से आप फोर्स डालेंगे। मतलब नेट अगर नेट चार्ज आपको निकालना है तो इसी वजह से भी निकालेंगे और इसी वजह से भी निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर नेट कितना आएगा इस यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस हिसाब से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही होता है, सिर्फ वेक्टोरियली ऐड हो जाता है। क्या होता है, वेक्टोरियली ऐड हो जाता है ये, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इतना है। चलिए थोड़ा हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पर अगर एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर अगर यहाँ पर एक चार्ज है हमारा कैपिटल Q है, ये दूसरा है सेम कैपिटल Q है, ठीक है। थर्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन में किया हूँ, ठीक है। आप जाके डायरेक्ट आप थोड़ा आप भी क्या टेंशन लीजिए, आप डायरेक्ट जाइए मतलब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का मैं नहीं तो दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पर प्लेलिस्ट हम आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक थर्ड चार्ज क्यू हम कहाँ पर रखेंगे, टोटल सिस्टम जिसके वजह से इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। थर्ड चार्ज ये है, थर्ड चार्ज ये है, थर्ड चार्ज, ठीक है। थर्ड चार्ज हम कहाँ पर रखेंगे, जिस हिसाब से कहाँ पर रखेंगे, एक्स के डिस्टेंस कहाँ पर रखेंगे, ठीक है, कहाँ पर रखेंगे, डिस्टेंस कितने पर रखेंगे और क्यू का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट है वैल्यू कितना होगा और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस में रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मैं कर दिया हूँ, मतलब क्वेश्चन जहाँ पर क्या हूँ वहाँ पर मैं बोला हूँ कैसे करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर Q है और यहाँ पर NQ है, ठीक है, Q है और NQ है, मतलब एक बड़ा चार्ज है
एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर वैल्यू निकालना है, ठीक है, पहले अगर डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस, तो हमेशा क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम आपको निकालना है, क्या, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज, पहले आपको एन निकालना है। एन क्या है, एन क्या है, एन है बिग चार्ज, बिग चार्ज बाय स्मॉल चार्ज, बिग चार्ज बाय स्मॉल चार्ज। आप कर देंगे, एन निकल आएगा, दो चार्ज दिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका वैल्यू को क्या करना है, अगर डिस्टेंस आर है इसके अंदर, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कहां पर थार्ड चार्ज रखेंगे, जिस वजह से टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। मतलब क्या, टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम, टोटल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्या, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगा, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगा, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये आ गया आपका आर आ गया, ठीक है। आर डिवाइडेड आर मतलब ये डिस्टेंस, आप टोटल डिस्टेंस दिया होगा, और यहाँ पर कहां पर रखेंगे, तो वही एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, आर डिवाइडेड बाय रूट एन आर डिवाइडेड बाय रूट एन प्लस 1, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस लेना है, ठीक है। अगर ये सेम होगा, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, इफ बोथ आर सेम, अगर सेम होगा तो ये होगा, इफ बोथ आर ऑपोजिट, ऑपोजिट होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय रूट 10 माइनस 1 होगा। तो एक पॉजिटिव होगा और इफ एक नेगेटिव होगा, तो आपका क्या होगा, x इज इक्वल टू आर बाई एन माइनस 1। और q का वैल्यू कितना होगा, q का वैल्यू कितना होगा, थर्ड चार्ज जो रखेंगे उसका वैल्यू कितना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, माइनस एन इंटू चार्ज, मतलब ये एक चार्ज है, उसका मल्टीपल एक चार्ज है ना, तो n इंटू क्यू, n इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आपका आ गया रूट 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, इसके ऊपर क्वेश्चन हुआ है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको याद रखना है, तो आपको जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप नेट फोर्स नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी होने से, शॉर्टकट का। नहीं तो नॉर्मल तरीके कैसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या हूँ उधर आप जाके देख सकते हैं। और थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू है, ठीक है, यहाँ पर अगर प्लस क्यू है और दूसरा है इधर प्लस क्यू, तो थर्ड चार्ज हम कहाँ पर रखेंगे, जिस हिसाब से इक्विलिब्रियम होगा, थर्ड चार्ज तो कहाँ पर रहेगा, अगर यहाँ पर बीच में रखेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, ठीक है, अगर मैं बाहर रखता हूँ, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, क्या एक इक्विलिब्रियम में आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये एक माइनस क्यू है, ये एक माइनस क्यू है, तो बीच में अगर रखेंगे, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन अगर माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है, यहाँ पर मैं एक चार्ज रखूंगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा, ये नहीं आएगा। इसको थोड़ा याद में रखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कूलम्स लॉ का सारा कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, ये थोड़ा ज्यादा था, ये हो गया। चलिए जल्दी जल्दी वो खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये एक रह गया है क्या, आपका सिलेबस में है कि आपका क्या 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 कहाँ गया, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, अगर हम एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाएंगे, जितना फोर्स पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट, ठीक है, वही होता है, क्या होता है, और यूनिट चार्ज, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ई में लिखते हैं, ई इज इक्वल टू होता है ए बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, ये कि टेस्ट चार्ज होता है, क्या होता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव में ही लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, लिख लेता हूं इधर, ठीक है, इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स acting on a unit positive charge placed at that point. At that point मतलब is defined as on a point, okay, E at a point is defined as at that point for unit charge, ठीक है। ये होता है डेफिनेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है फोर्स कितना एक्ट कर रहा है उसी पॉइंट में, अगर एक यूनिट चेस्ट चार्ज को उधर प्लेस करें तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एक है वोल्ट इनटू मीटर, और एक ये भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। चलिए, वोल्ट पर मीटर होता है। चलिए, उसके बाद क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मतलब यहाँ पर एक चार्ज है, मान लेते हैं Q, और इसके वजह से एक पॉइंट P पे, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका के क्या है, के है 1/4πε0, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसी पॉइंट में एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमको यहाँ पर हम देखें कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो, एफ क्या है, के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, एक क्यू इधर कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक ही क्यू बच गया, तो इसलिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, ठीक है, पॉजिटिव हमेशा आउटवर्ड होता है, मतलब अवे फ्रॉम चार्ज होता है, ऑलराइट। और नेगेटिव के लिए हमेशा इनवर्ड होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द चार्ज, ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ये होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना है, ठीक है। ओके, चलिए, उसके बाद हमारा सिलेबस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हो गया हमारा खत्म। उसके बाद हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया E इज इक्वल टू, इसको याद रखना है, E इज इक्वल टू यहाँ पर इस क्या याद रखना है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हमेशा यूज में आता है ये। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मतलब पॉइंट चार्ज सुपरपोजिशन, यहाँ पर अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम देखें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब एक ही चार्ज इधर है Q1, ठीक है, और Q2 Q3 Q4 ऐसे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वन ड्यू टू नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वन ड्यू टू टोटल चार्ज क्या होगा, सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। वही हिसाब से U1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, ये सब ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। टोटल पॉइंट में, उसी पॉइंट में, मतलब इसी पॉइंट में टोटल चार्ज क्या होगा, ठीक है। ये अगर Q1 है, Q2 है, Q4 है, ई नेट कितना होगा,
ई नेट एट पी, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट पी है, इसी पॉइंट के ऊपर कितना होगा, ई नेट हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3, इस हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पर क्या फोर्स है क्या, इसी हिसाब से लगेगा। पॉइंट मतलब यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ पर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है, इसलिए मैं ई क्यू नेट लिख रहा हूँ। तो ई नेट आप लिख सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3, इस हिसाब से टोटल आपको वेक्टोरियली ऐड करना है, नॉर्मल नहीं। यहाँ पर देखिए सारा कुछ वेक्टर है, तो वेक्टोरियली आपको ऐड करना है, ठीक है, ओके। तो और एक पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो, मतलब यहाँ पर E इज इक्वल टू जीरो होगा अगर यहाँ पर सारा कुछ चार्ज सेम है, मतलब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सिमेट्रिक्स मतलब क्या, मैं अगर ऐसे इसको काट दूं, यहाँ पर जितना रहेगा यहाँ पर उतना रहेगा, यहाँ पर काट दूं, यहाँ पर जितना यहाँ पर इतना, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये अगर प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, सिमेट्रिकल है, तो इसके सेंटर में इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक। तो अगर ये एक स्पीयर है और यहाँ पर भी जीरो होगा, कैसे, अगर यहाँ पर सारा कुछ प्लस 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 चार्ज है टोटल, ठीक है, सेम चार्ज है, तो यहाँ पर भी जीरो होगा, ठीक है, ऑल राइट। चलिए उसके बाद हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं वहां पर बोला मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए पहले तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या है, फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, एक अगर लाइन होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको लैम्बडा में लिखते हैं, लैम्बडा होता है हमारा नेट चार्ज डिवाइडेड बाय हमारा लेंथ, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारा आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, ये एक सरफेस है अगर और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नेट चार्ज क्या होगा, ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज। तो इसको सिग्मा में लिखते हैं, ये होता है क्यू बाई एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, क्यू बाई एरिया है। और एक है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है वॉल्यूम। यहाँ पर अगर चार्ज है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम और ये है एरिया और ये है क्या, लेंथ, इसको याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर आएगा वहां पर आप लैम्बडा यूज कर सकते हैं, मतलब सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो लैम्बडा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो रो, जहां पर भी कहां पर भी जो भी यूज हो सकता है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए और क्या हमारा सिलेबस में, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। और एक टॉपिक हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चलेंगे। देखिए एक चार्ज रिंग होगा, अगर एक चार्ज रिंग होगा, ठीक है, चार्ज रिंग होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, क्या है ये, यूनिफॉर्मली, ठीक है, चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर ये x डिस्टेंस में है और इसका वैल्यू क्या है, a है, ठीक है, तो इसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू, आपको ये याद रखना है, ठीक है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई के क्यू इंटू एक्स, ये अगर चार्ज है q, ठीक है, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये रखना है। यूनिफॉर्मली चार्ज अगर रिंग होगा तो ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से सेंटर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर में, तो सेंटर में तो x इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, सही बात, सेंटर में कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो, तो x अगर जीरो हम डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, ये जीरो हो गया ए क्यू, ठीक है, नहीं के क्यू एक्स बाई ए क्यू आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो x है तो ये टोटल जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग सेंटर में जीरो होता है, ठीक है, ऑल राइट।
हो गया। चलिए उसके बाद ये आ गया। उसके बाद और एक पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलराइट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ पड़ेगा, जिस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ ही फोर्स पड़ेगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज रख लें उसको ऑपोजिट डायरेक्शनों में फोर्स पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरफ एक्सीलरेटेड होगा, ये इस तरफ एक्सीलरेटेड होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा अगर हम इसको एक नेगेटिव चार्ज को रख लें, फोर्स पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज रखें ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होगा, F इजिकल टू होगा Q इंटू ई, ये हमको पता है F इजिकल टू Q इंटू ई, क्योंकि E इजिकल टू क्या होता है F बाई Q, तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा Q इंटू ई, तो Q इंटू ई हो जाएगा, जो भी चार्ज होगा ये इसके मल्टीपल हो जाएगा, ये F इजिकल टू Q इंटू ई, ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलिए उसके बाद चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, ये बहुत ही ईजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा टॉर्क पढ़ लेंगे, उसके बाद गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, उसका एप्लीकेशन, इतने में खत्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा याद रखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या है, ये सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दिखाता है और कुछ नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। हम सोचते हैं कि ऐसा निकला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ये दिखाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज का ये ऐसे अंदर आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे अंदर आ रहा होगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव के लिए ये है, नेगेटिव के लिए ये है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और उसका हम टांजेंट लें, क्या ले, टांजेंट, टांजेंट ले, टांजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिखाता है, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आल्सो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसका डायरेक्शन भी वही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम रख लें यूनिट चार्ज को, जहां पर वो जाएगा जो पाथ फॉलो करेगा वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इतना सोचना नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, पॉजिटिव का आउटवर्ड होता है, नेगेटिव का इनवर्ड होता है, ठीक है। ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्लोज लूप, ओके। ये दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। और ये टांजेंट अगर हम डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा, अब टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। और जितना भी नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होगा, यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा है, ठीक है, और एक प्लेस में अगर लाइन्स ऑफ फोर्स कम होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना कम होगा जहां पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो और एक पॉइंट है, जितना भी लाइन से, ठीक है, जितना भी लाइन से प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये भी थोड़ा आपको याद रख लेना है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, उसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल क्या है, डाइपोल पता है आपको, अगर दो चार्ज, ठीक है, दो चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, अब दो चार्ज अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब यहाँ पर अगर प्लस क्यू लिए और इधर माइनस क्यू लिए, ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू लिए और माइनस क्यू लिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस,
opposite charges separated by small distance। अगर ये हो गया ना स्मॉल डिस्टेंस तो वो डाइपोल फॉर्म करते हैं, इक्वल चार्ज, ठीक है। ये जितना है ये इतना है, लेकिन ये पॉजिटिव ही है नेगेटिव है। और इसके अंदर का डिस्टेंस हम 12 लिए, क्यों 12 लेते हैं, बीच में क्या हो जाएगा ये एल हो जाएगा, इसलिए 12 लेते हैं। अगर लेते हैं तो क्या होता है हमारा, एक यहाँ पर जो आता है ना तो उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट। क्या, डाइपोल मोमेंट आता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं P। P इज इक्वल टू होता है हमारा चार्ज। तो ये दोनों ही तो सेम चार्ज है, सिर्फ आपको इनका क्या साइन अलग है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, Q इंटू उनके बीच का डिस्टेंस 2L। ये होता है डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। और डाइपोल मोमेंट का P का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरफ से, ठीक है। P का डायरेक्शन होता है, P का डायरेक्शन कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये P का डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होता है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। सही बात, ठीक है, ओके। चलिए, ये है डाइपोल। इसका दो केस आता है, डाइपोल का दो केस होता है, ठीक है। तो क्या है, एक्सियल पोजीशन और एक है इक्वेटोरियल। ये क्या होता है, एक्सियल पोजीशन क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। एक्सियल मतलब यहाँ पर एक डाइपोल है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव क्यू है और यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है। एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट में, पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। ये एक्सियल मतलब ये मतलब इससे एक्सिस पे, ठीक है। एक्सियल मतलब ऑन एक्सिस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेटोरियल मतलब यहाँ पर एक अगर डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल है, तो इक्वेटोरियल मतलब ये, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, अगर आगे पॉइंट है P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा कुछ, ठीक है। ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर पोजीशन में यहाँ पर कितना होगा, ये है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। चलिए देखते हैं क्या होता है, पहले एक्सियल का देखते हैं। एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, मतलब एक्सिस ऑफ डाइपोल में क्या होता है, तो हमारा जो ई होता है, ठीक है, एक्सिस पे अगर माइनस क्यू हुआ, ये क्यू हुआ माइनस क्यू, और ये आ गया आपका प्लस क्यू, और इनका बीच का डिस्टेंस आपका आ गया 2L, ठीक है। मतलब ये L, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये L और ये L अगर हुआ, और एक पॉइंट है इधर P, ठीक है, इससे बीच से, ठीक है, जो हमेशा कैलकुलेशन बीच से अगर आर हुआ, यहाँ से बीच से व्हील से आर हुआ, तो हमारा ई नेट कितना हो जाएगा, इस वजह से, मतलब माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, सही बात, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा, ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है ना, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, मतलब नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव तो टूवर्ड्स होगा, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, और ज्यादा क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये पास में है, तो इसका फील्ड लाइन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये ज्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइडेड बाई इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर है आपका आर माइनस एल, ठीक है। पहले आ जाएगा आर माइनस एल, उसके बाद आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। के क्यू बाई आर स्क्वायर आप डाल देंगे, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये देखिए E2 माइनस E1 लिख लेता हूँ, और E2 मतलब ये आपका आ गया E2 और ये आ गया E1, तो E2 माइनस E1 होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो इसी वजह से E2 माइनस E1, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं, इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर एक कंडीशन हम लेते हैं, एक कंडीशन एक लेते हैं, अगर क्या होता है L इज वेरी वेरी लेस देन R, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है ना, L बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा हम ले गए और R बहुत बड़ा है, तो आप डायरेक्ट ये इसको याद रख सकते हैं, ई एक्सिस इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वेक्टोरियली है, ठीक है, वेक्टोरियली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये एक्सिस हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, एक्सेल पोजिशन में। तो उसके बाद इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब क्या, यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, इनका यहाँ पर टोटल ये एल है, ये एल है, ओके, यहाँ पर पी पॉइंट और ये है आर। ऑलराइट, तो यहाँ पर कितना होगा, इस वजह से ये क्या होगा, इनवर्ड होगा, तो इस वजह से इनवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, और इस वजह से इस डायरेक्शन में होगा, नहीं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर होगा पॉजिटिव आउटवर्ड, तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, ये होगा ई नेट, ये होगा। लेकिन डाइपोल हमारा क्या है, ये पी, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल, तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको अगर हम निकालेंगे तो ये ई परपेंडिकुलर पोजिशन कितना आएगा, ई परपेंडिकुलर पोजिशन आएगा माइनस के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ये इतना आएगा। और इसको अगर हम वही लिखें कि हमारा आर वेरी 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 ग्रेटर देन एल होता है, अगर होता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, अब इसको भी याद रखिए। ठीक है, इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए, कभी कभी ये भी यूज में आ जाता है। और इसका यहाँ पर ई नेट, ये एक्सेल का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही। ठीक है, चलिए, हो गया, कितना आ गया आपका डाइपोल का। ठीक है, थोड़ा और मैं इधर बता देता हूँ, डाइपोल में इक्वेटोरियल में देखिए हमेशा P का डायरेक्शन एंड E का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ठीक है, E का डायरेक्शन, P का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट, क्यों, देखिए आपका ई नेट इधर आ रहा है, ई नेट इधर आ रहा है, लेकिन P का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, समझ में आ गया, ई और P ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर है, E2 माइनस E1, E2 ज्यादा है, तो यहाँ पर भी P इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव P इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो E एंड P इन सेम डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव आता है और ये नेगेटिव आता है, इसलिए ठीक है, नेगेटिव आता है माइनस के पी बाई आर क्यू। ऑल राइट, और एक जनरल पॉइंट में, जनरल पॉइंट मतलब एक्सियल होगा या इक्वेटोरियल जो भी है, अगर किसी भी एंगल थीटा के ऊपर आएगा तो ई नेट किसी एंगल थीटा के, मतलब अगर यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू, अगर यहाँ पर है, ठीक है, कुछ एंगल पे है, ओके, कुछ एंगल पे है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई नेट क्या आप लिख सकते हैं, ई नेट डायरेक्ट याद रखिए कि पी डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू 1 प्लस टी कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है, एंगल है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। किसी जनरल पॉइंट में होगा तो आपका डाइपोल, ठीक है, डाइपोल जनरल पॉइंट में होगा, तो जनरल पॉइंट पी में क्या होगा कि पी डिवाइडेड बाय पी हो गया आपका डाइपोल मोमेंट,
ठीक है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होगा। ऑल राइट, उसके बाद हमारा जो टॉपिक हम बोल रहे थे, टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होगा? टॉर्क ऑन डाइपोल तो टाउ कितना हो जाएगा? टाउ हो जाएगा आपका P क्रॉस E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, ठीक है, और ये डाइपोल है, अगर ये डाइपोल है और ये थीटा होगा, ठीक है, एंगल होगा -q और +q, तो P क्रॉस E मतलब P × E sin थीटा होगा। टाउ याद रखना है, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E sin थीटा। फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा? फोर्स आपका हो जाएगा कितना? F नेट आपका हो जाएगा 0। डाइपोल के ऊपर फोर्स कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि इधर कुछ एंगल थीटा में होगा, तो यहाँ पर टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट नहीं करता है, इसलिए, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट नहीं करता है, इसलिए वहां पर टॉर्क आएगा, लेकिन फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो जो टॉर्क आएगा, ओके, टॉर्क आएगा तो क्या ये इतना ही आएगा, ओके। और टॉर्क के बारे में थोड़ा बता देता हूं क्या? मैक्सिमम टॉर्क, सारे लिखते हैं, मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क। कहां पर आएगा? देखिए, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलराइट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर ऐसे में बोला कि यहाँ पर टॉर्क है, मतलब +-q, यहाँ पर +q है, और ये एंगल थीटा है, ऑलराइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, मिनिमम कब आएगा? देखिए, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ऐसे होगा ना P डाइपोल मोमेंट, और ये तो E है, ठीक है, कब आएगा? तो हमको पता है टाउ इक्वल टू क्या? टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। जब थीटा कितना होगा? 90 270, इस हिसाब से आएगा, तो कितना होगा? sin 90 क्या 1 हो गया, टाउ इज इक्वल टू PE आया। तो ये है मैक्सिमम टॉर्क। मिनिमम कब आएगा? जब 0 हो जाएगा, मतलब इस दोनों जैसे अगर डाइपोल को हम ऐसे सीधा रख लें, ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है? ये मैक्सिमम वाला। अगर इसको सीधा कर दें, ठीक है, सीधा कर दें, तो ये मिनिमम हो जाएगा, मतलब थीटा अगर कितना हो जाएगा? थीटा अगर 0 हो गया, ठीक है, 180 हो गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? टॉर्क टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, टाउ आ जाएगा PE × 0, तो ये हो जाएगा 0, टाउ इज इक्वल टू 0, तो मिनिमम टॉर्क आएगा। ऑलराइट, चलिए अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, उसका गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी देखेंगे खत्म करेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर क्या होता है? मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना सरफेस क्या है? ये ऐसे मतलब फ्लैट है, आप ऐसे हाथ रखिए ऊपर, मतलब ऊपर उसका फेस करके हाथ रखिए, ठीक है, ये वही वाला सरफेस है, ठीक है। उसका एरिया वेक्टर क्या होगा पता है? इससे ये ऊपर वाला है एरिया वेक्टर, ऐसे इसको सरफेस को परपेंडिकुलर, आप एक हाथ को ऊपर करके रखिए, मतलब हाथ का फेस ऊपर करिए, और उसके ऊपर एक पेन रखिए, ऑलराइट, तो वही मतलब पेन जो है ना, वही एरिया वेक्टर, उसको परपेंडिकुलर जो है वही है एरिया वेक्टर, ठीक है। आप समझेंगे एरिया है तो एरिया को उस हिसाब से नहीं जाएंगे, नहीं, ये है एरिया वेक्टर, ऑलराइट, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर जो होता है वही होता है एरिया वेक्टर। मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा?
इसका एरिया वेक्टर ये होगा, और ये होगा ये एरिया वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर का ये एरिया वेक्टर होगा। ऑलराइट, ये होगा इसका एरिया वेक्टर, ये सब है एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया मतलब उसको परपेंडिकुलर करके है उसका एरिया वेक्टर। और एक मान लेते हैं ये कि क्यूब है, मान लेते हैं ये कि क्यूब है। ऑलराइट, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस का ये होगा एरिया वेक्टर, ये होगा एरिया वेक्टर, ये होगा एरिया वेक्टर। ऑलराइट, ये होगा एरिया वेक्टर। इस सरफेस का बाहर होगा, इस सरफेस उस तरफ होगा। ठीक है, ये सब है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले एरिया वेक्टर आ गया है, एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर जान लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई। फाई ये क्या है? फाई है क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। ठीक है, तो लिख लेता हूं, यहां पर मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं थोड़ा। देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines, number of electric field lines passing normally through an area। मतलब एक एरिया है, इधर मान लेते हैं ये एक एरिया है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो भी पास कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली पास कर रहे हैं, जितने भी पास कर रहे हैं वही होता है फाई। तो फाई का वैल्यू क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए फाई क्या होता है? ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए। तो ये कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई, ओके, ई ए कॉस थीटा। मतलब ई एंड ए क्या? एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये होगा बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का एंगल, एंगल के बीच में जो एंगल होगा वही होगा। अगर ई एंड ए पैरेलल हो गए, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? एंगल 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम आएगा फ्लक्स। ठीक है, और ई ए अगर परपेंडिकुलर हो गया, ये एक सरफेस है, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर होगा। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऐसे पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? फाई कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि cos 90 क्या हो गया? cos 90 क्या है? 0। तो फाई कितना आएगा? ई ए cos थीटा, तो 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, और दोनों ही पैरेलल है, मतलब यहाँ पर अगर एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, और ये है एरिया वेक्टर, ठीक है, और इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ई जा रहा है, तो यहाँ पर फाई क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाई है ई ए। ठीक है, इतना ही फ्लक्स, इतना ही। ठीक है, फ्लक्स आ गया। तो चलिए, फ्लक्स हमेशा हमको क्वेश्चन में आता है, फ्लक्स हो गया, इतना ही। चलिए चलिए, नेक्स्ट आता है हम गॉस लॉ। क्या होता है? गॉस लॉ। अभी ज्यादा बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है, हो जाएगा क्लास। चलिए देखते हैं गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ है मतलब कोई भी एक अगर सरफेस लें, क्लोज सरफेस, ठीक है, क्या? क्लोज्ड सरफेस, कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस लें, उसी सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा, ठीक है, जितना चार्ज होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई अगर एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, जितना चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर जितना है टोटल क्यू इन है, ठीक है, तो फाई जो होगा ना, फाई फाई नेट टोटल फ्लक्स कितना उसके लिंक होगा उसके इसी सरफेस का, वो हो जाएगा क्यू एनक्लोज और क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया? यानी क्लोज सरफेस, ओके, क्लोज सरफेस में इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught time, 1 by epsilon naught time the net charge enclosed by the surface। ठीक है, लिखूं क्या? ठीक है, लिख लेते हैं। द टोटल चार्ज, कलर चेंज करके लिखते हैं, द टोटल चार्ज
तो टोटल चार्ज नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, enclosed by the surface। मतलब ये क्या कर दिया पता है, वहां पर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और फाई निकाल रहे थे, ये बहुत ही इजी कर दिया। फाई जो ई डॉट ए करके आप निकाल रहे थे, वो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट फाई नेट इज इक्वल टू जितना चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिए, बहुत ही इजी आ गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ओके, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम जो दिख रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, वेट, ओके, यहाँ पर जो हम लिख रहे थे ये, ठीक है, अगर कुछ भी किसी भी एक अदर सरफेस होगा तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फाई कितना हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक लिख लेता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म होगा अगर फील्ड, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। अभी बहुत ही कम टाइम में 10 मिनट में खत्म कर लेंगे, 10-15 मिनट में। चलिए एप्लीकेशन में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी ऐसे दे सकता है, मतलब यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर हम रख लिए क्या, यहाँ पर एक चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स इससे कितने निकलेगा, फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स फाई नेट कितना हो जाएगा, तो ये हम बोल सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फ्लक्स निकलेगा। लेकिन बोला फ्रॉम वन फेस, एक ही फेस से कितना निकलेगा, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल निकल रहा था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वन फेस से कितना निकलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, सही है, ठीक है, टोटल 6 फेस है तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन में हमारा सिलेबस में क्या क्या है, एप्लीकेशन में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। अगर बोल देगा आपको, क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक कॉर्नर पे है, यहाँ पर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, तो कितना आएगा, ठीक है। आप इसको इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक लाएंगे, इधर लाएंगे, उधर लेंगे, 4 8 लगेगा, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस हिसाब से करना है, ठीक है, कॉर्नर पे रखेंगे, मिडिल पे रखेंगे, एक साइड में रखेंगे चार्ज, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस हिसाब से आपको याद रखना है, करना है, क्वेश्चन करेंगे तो आएगा। तो एप्लीकेशन चलिए, पहला एप्लीकेशन हमारा नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फॉर इन्फिनिटी। हमारा क्या है, हमारा सिलेबस में हमारा फाइंड फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्टेट वायर, फाइंड फील्ड, ठीक है, फील्ड फाइंड नहीं लिखते हैं, फील्ड ड्यू टू, क्या मतलब गॉस थ्योरम यूज करके हम फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको निकालना नहीं है,
डायरेक्ट याद रखिए E इज इक्वल टू क्या है, E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और इसको हम याद रख सकते हैं इससे, और याद रख सकते हैं E इज इक्वल टू यहाँ पर अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के, ठीक है, लैम्डा इंटू के, और नीचे अगर ऊपर आगे 2 आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, के अगर याद यूज करेंगे तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। ये है पहला। मतलब क्या है, फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग स्टेट ओआर, मतलब एक लॉन्ग स्टेट ओआर इधर है ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ये कि ओआर है लॉन्ग स्टेट ओआर, ठीक है, इसके चारों तरफ फील्ड कितना आएगा, फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, फिर इसको करेंगे जो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आएगा ये। ठीक है, फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग स्टेट ओआर अगर आया तो आप डायरेक्ट ये वाला, ये फॉर्मूला, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए सेकेंड हमारा सिलेबस में क्या है आपका, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनेटली प्लेन शीट। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली चार्ज्ड प्लेन शीट कोई भी एक सीट दिया होगा, ठीक है, इसके वजह से फील्ड क्या होगा, सीट मतलब मान लेते हैं ये स्लिट में, मान लीजिए ये स्लिट, तो ये स्लिट के वजह से यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ऐसे एक मानेंगे गॉसियन सरफेस मानेंगे और निकालेंगे जो भी। तो डायरेक्ट आप याद रखिए फील्ड के वजह से आपका सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, E इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना, सीट की वजह से E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, इतना इजी है। ठीक है, चलिए नंबर 3 आपके आ गया, नंबर 3 ड्यू टू फील्ड ड्यू टू, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड ड्यू टू पहले देखते हैं, हलो चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, स्फीयर। हलो है, चार्ज हो या अनचार्ज हो, ठीक है, अगर एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, और ये हॉलो है, बीच वाला पूरा खाली है, तो उसका चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पे होगा। ऑलराइट, और हॉलो भी नहीं है, ठीक है, हॉलो चार्ज्ड स्फीयर और अनचार्ज स्फीयर और चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। हॉलो ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, हॉलो चार्ज लिखिए, चार्ज्ड स्फीयर और सॉलिड मतलब पूरा फुला फुल, ठीक है, हॉलो चार्ज्ड स्फीयर और सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। ओके, चार्ज्ड आप लिख सकते हैं, चार्ज्ड सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, ओके, चार्ज स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर आप लिख सकते हैं। ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो चार्ज्ड कंडक्टिंग और सॉलिड चार्ज स्फीयर, जो भी। अगर सॉलिड होगा, ठीक है, चार्ज्ड होगा तो भी सरफेस में चला जाएगा, और हॉलो होगा और कंडक्टिंग होगा वो भी सरफेस में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पॉइंट में होगा। मान लेते हैं इसको क्या, ये जो रेडियस है आर है, हम निकालेंगे
मतलब आर जो हम लिखेंगे वो डिस्टेंस बताएगा, लेकिन इसका रेडियस से आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो तीनों पॉइंट में हम निकालेंगे कहां पर, पहले नंबर 1 कहां पर, इनसाइड में ये सबका थोड़ा क्रिटिकल है इनसाइड का। ठीक है, इनसाइड में कितना होगा, इनसाइड मतलब ये जो आर है हम वही रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं कितने डिस्टेंस में, तो आर मतलब ये क्या, आर से छोटा होगा, रेडियस से छोटा होगा, तो क्या आर इज लेस देन आर। समझ में आ गया। तो इसी वजह से हमारा फाई कितना हो जाएगा, मतलब टोटल चार्ज क्या है, अंदर में 0 है, सही बात, क्यू कितना है, क्यू इनसाइड कितना है, 0 है, तो फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। 2i, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, जो भी अगर हो जाएगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सॉलिड चार्ज्ड, कैसे लिखते हैं इसको, हॉलो चार्ज्ड, हॉलो चार्ज्ड conducting due to charged conducting, बहुत ही ये घटिया हो गया बात लिखने में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग सॉलिड और हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 हो गया अंदर में, और सरफेस में कितना होगा, सरफेस में कांस्टेंट होगा, मतलब कितना, ये आर इज इक्वल टू आर होगा, तो बाहर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ठीक है, सरफेस में 1/4 कैरेट के लिखिए, के आपका क्यू, अगर चार्ज क्यू है तो क्यू डिवाइडेड बाई आपका हो गया आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर, ए क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3 आपका आउटसाइड में एक के वो पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इज इक्वल टू 1/4 इतना लिखना नहीं है, इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना आएगा, मतलब आउटसाइड मतलब आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। हो गया, ओके। अगर चार्ज क्यू है, ग्राफ यहाँ पर भी डाल देते हैं, ग्राफ पर यहाँ पर भी कर लेते हैं ग्राफ। अगर ये हमारा स्पीयर है, ठीक है, ये हमारा स्पीयर है, और ये मान लेते हैं ओके ओके, ये हमारा आर है, ऑलराइट, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड में कितना है, इनसाइड में कितना है, इनसाइड में ये इतने तक, इनसाइड में कितना है, इनसाइड में क्या है, 0 है, इक्वल टू 0, तो ऐसे आएगा, इसके बाद ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगा, इसी सबसे ग्राफ आएगा। ये भी याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी सबसे नीचे में अंदर में 0 है स्फीयर का, मतलब उसके सरफेस में कांस्टेंट है, उसके बाद ये ऐसे निकलेगा 1/r² से नीचे आएगा। चलिए सेकेंड, ये लास्ट है हमारा, लास्ट टॉपिक, फील्ड ड्यू टू, ये नंबर कितना है, नंबर 3, और ये आ जाएगा आपका नंबर 4, फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो क्या है, कंडक्टिंग हॉलो या सॉलिड, वो दोनों के लिए एक ही केस है, और ये है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज, ये सारा कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज है।
यूनिफॉर्मली चार्ज, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो इसके वजह से, ओके, इसके वजह से अगर ये स्फीयर है और ये है आर, ठीक है, ये है बाहर आर है और अंदर भी आर ले सकते हैं, ठीक है। इसके वजह से पहला कंडीशन नंबर 1 आउटसाइड, पहले आउटसाइड लेते हैं, उसका जो है इसका भी सेम है, तो मतलब आर ग्रेटर देन अगर आर है आउटसाइड वही सेम है, इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, सेम है। और सरफेस में कितना है वो भी सेम है, सरफेस में भी सेम है, मतलब आर इज इक्वल टू आर, ये कितना है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा ये के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आ गया। ये बहुत ही क्रिटिकल है। नंबर 3 इनसाइड, उसका इनसाइड इसका इनसाइड डिफरेंट है, नहीं तो सारा कुछ सेम है। तो आर लेस देन अगर आर होगा तो फिर आया बवाल, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ई इनसाइड, आपका हो जाएगा ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा के क्यू इंटू आर, ये देखिए आर आ गया, डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये डायरेक्ट याद रखिए के क्यू आर बाई आर क्यू। तो ग्राफ करिए, ये याद रखिए, ये थोड़ा अलग है तो इसको याद रखें, ठीक है। तो ग्राफ अगर हम यहाँ पर करेंगे, ये आपका आ गया स्फीयर, ठीक है, स्फीयर आ गया, और ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आ गया आपका आर, ऑलराइट। स्फीयर को थोड़ा बड़ा करते हैं, हाँ ऐसे करेंगे तो थोड़ा पता चलेगा अच्छे से, ठीक है। बीच में क्या है, मतलब इनसाइड में, ये इनसाइड में क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है, इनसाइड में प्रोपोर्शनल टू आर, तो ऐसे जाएगा, और ऐसे अगर ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है तो ऐसे जाएगा, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ऐसे जाएगा, तो प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट आ गया, उसके बाद इस हिसाब से जाएगा ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आर आपका, ठीक है, कैपिटल आर है, ठीक है, ऑलराइट, ये है आर, ऑलराइट, इतना ही, ठीक है। आपका इतने से ही खत्म हो गया सारा कुछ। देखिए हम देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं खत्म हुआ या नहीं हुआ। चलिए 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 चलिए, ओके चलिए देखते हैं सिलेबस में। इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड ड्यू टू एक्सियल इक्वेटर आ गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, स्टेटमेंट गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज्ड स्टेट वेयर इनफॉर्मेट चार्ज फाइनाइट सीट एंड इन्फिनिट चार्ज स्फेरिकल सेल इनसाइड एंड आउटसाइड। हो गया आपका इतना ही, ओके, ठीक है। फिर ये सब खत्म हो गया आपका क्लास, तो ठीक है, ठीक है, आप पढ़ ले, इधर से कोई भी एक बुक लीजिए, जो यहाँ पर पढ़े थोड़ा वहाँ पर देख लीजिए, और इसका नोट आपको टेलीग्राम में मैं दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में दे दूंगा, ओके। और क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन मैं क्वेश्चन डालूंगा चैनल पे, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर डालूंगा, लेकिन आपको किसी भी बुक से, और टाइम भी बचा नहीं है ना, किसी भी बुक से आपको करना पड़ेगा, करिए किसी भी बुक से क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी इतना ही सफिशिएंट है, थ्योरी आपको और ज़्यादा नहीं चाहिए, थ्योरी इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ओके, और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। थैंक यू, जय जगन्नाथ, जय हिंद। फिर मिलेंगे क्लास 11 का एक चैप्टर के लिए, ठीक है, चलिए।